नमस्कार दोस्तों, द टीचर शो के एपिसोड 52 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पिछले 51 एपिसोडों की आपकी यात्रा हमारे साथ बहुत शानदार रही होगी, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। रोज की तरह आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। वो हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ रहे हैं, पावन पतित पावनी गंगा के किनारे। वैसे तो ऋषिकेश से भगवा जी हमारे पास रोज होते हैं, लेकिन आज हरिद्वार से भी हमारे साथ हैं, तो डबल जो है शुद्धता है मैया गंगा मैया की। तो मैं स्वागत कर रहा हूँ आज हमारे साथ जुड़ने वाले श्री डॉक्टर सतीश कुमार शास्त्री जी का। शास्त्री जी मूल रूप से हिंदी के शिक्षक हैं और कवि हैं और हरिद्वार में सेवारत हैं। लेकिन कवि होने के अलावा वो बहुत सारे काम करते हैं और इतने सारे काम करते हैं कि मैं खुद भी उनका बायोडाटा पढ़ के हैरान हूँ। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैंने फेसबुक में शेयर किया था। और उनका एक पाँव इंडिया में रहता है तो दूसरा पाँव विदेशों में रहता है। तो ये क्या मामला है, इस बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। और आज हम खूब हंसेंगे, गुदगुदाएंगे, क्योंकि बहुत गंभीर होने से जो है मानसिक समस्या होने लगी है। कोरोना के कारण लोग वैसे बहुत परेशान हैं, गंभीरता बहुत चल रही है। तो आज थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि शो को मनोरंजक भी बनाएं, थोड़ा हंसी मजाक के साथ। तो शास्त्री से अनुरोध रहेगा कि वो उसमें हमारा साथ दें। और मिर्ची बाबा बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, अभी वो मिर्ची का काढ़ा पी रहे हैं। तो जैसे ही वो काढ़ा पी लेंगे हम उनको लाइव ले आएंगे अपने साथ। और साथ में दिल्ली से हमारे साथ गिरीश चंद्र जोशी जी भी जुड़ चुके हैं। तो मैं अपने चारों अतिथियों का स्वागत करता हूँ इस शो में। सबका स्वागत है सर। नमस्कार सारे लोगों को। नमस्कार नमस्कार। जी जी, प्रणाम हो सर, नमन हो सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? तो सर एकदम से आनंद में हूँ, बहुत अच्छा हूँ सर। ये हम लोग अभी तक यहाँ पे थे नहीं, तो भाई साहब झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। जी सर भगवान जी इशारों को अगर समझो, राज को राज जाने दो। हम लोग सुन रहे थे। ये लॉन टेनिस का लव ऑल मैच हो रहा है जी सर ये दरअसल बहुगुणा जी हमारे कपिल शर्मा शो जो होता है, जो हमारा टीचर शो है, ये हमारे नवजोत सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह दोनों की भूमिका में एक साथ रहते हैं। ओह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं भी पसंद करता हूँ उसको। आपने कपिल शर्मा शो देखा होगा, तो उसमें जो खूब देखता हूँ मैं लाइक करता हूँ उनको, बहुत पसंद करता हूँ। अर्चना पूरन सिंह का जो रोल था वो खूब हंसाने का, गुदगुदाने का और तीखे कमेंट करने का, तो वो हमने बहुगुणा जी को सौंपा हुआ है। तो दो रोल डबल रोल। देखिए बाएं से लग गए के लिए। तीखे कमेंट्स नवजीत सिंह सिद्धू जी से आते हैं। अर्चना जी तो ज्यादा तीखे कमेंट्स नहीं करती है। बीइंग ए लेडी वो बहुत उसमें रहती है, ग्रेसफुली रहती है। लेकिन नवजीत सिंह सिद्धू साहब जो है उनके कमेंट्स तीखे होते हैं। शेरो शायरी से शुरू होता है उनका तो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो सर कहाँ से शुरू करें सर आपकी कहानी? गुरु जी कहाँ से शुरू करें? आपका तो भवसागर है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बस शने शने चलते हैं, गंगा तट पे हैं। आप भी बहुगुणा जी भी, द्वय बहुगुणा जी गंगा तट पर हैं। बल्कि चारों का संबंध मैं बता रहा हूँ गंगा तट से है। आज हम सार्थकता बताएंगे भी कैसे कैसे है। सर्वप्रथम हमारे सबके आदर्श गिरीश चंद्र जोशी जी, साक्षात गिरजा के स्वामी, गिरीश अर्थात शिव और मस्तक में चंद्रमा, ऐसी योगी तुल्य विभूति से युक्त मैं आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और मेरा अहोभाग्य है कि मैं आपके साथ आज जुड़ रहा हूं। दूसरे नंबर पर मुकेश प्रसाद बहुगुणा। मुकेश यथा नाम तथा गुण, आप लोगों ने बता दिया। मुकेश वैसे बहुत सारे पर्याय हैं, लेकिन मैं कामदेव को उठाऊंगा यहाँ पर। मुकेश यानी कामदेव, प्रसाद यानी प्रसाद, बहुगुणा, और वो भी बहुत गुणा अधिक करके हमें अपने ज्ञान का प्रसाद देते हैं। और नहीं देंगे आज, हम लेंगे भी जबरदस्ती करके। ऐसे सहसारथी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और डॉक्टर देवकी नंदन बहुगुणा जो सारथी के रूप में हमारे साथ में हैं। देवकी नंदन
यानी साक्षात कृष्ण की भूमिका में हमारे बीच में है। और बहुगुणित करके जो सारथी इस रथ को 51 दिन तक चलाते आए, मैं ऐसे सारथियों के बीच में हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मुझे आमंत्रित किया, मैं आपको शत शत नमन करता हूँ, शत शत वंदन करता हूँ। द टीचर अपना भी दे दीजिए कुछ, अपना भी। सतीश की महिमा भी गुणगान कर दीजिए थोड़ी सी। शास्त्री जी ये तो तिपाया हो जाएगा ये तो। वो जो था सर वो चले गए हेमवती नंदन बहुगुणा, वो हेमवती नंदन बहुगुणा थे सर जो गए, वो मैं नहीं हूँ। नहीं, देवकी नंदन बोला उन्होंने। देवकी नंदन ओ सॉरी भट्ट, ओ सॉरी क्षमा चाहता हूँ भट्ट। वो बहुगुणा से बहुत अधिक ज्यादा गुणा मात्रा में आप दे रहे हैं ना, इसलिए बहुगुणा ही ध्यान रहा। भट्ट हैं। हाँ जी, हाँ। बहुगुणा जी हैं इतने खूबसूरत सर, उनको देख के आप सब भूल गए। नहीं, सच है बात, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आज नागे भी बैठे हो। आपकी उपमा में अगर बाण भट्ट जो संस्कृत के उद्भट विद्वान हुए उनसे दूं तो अतिशोक्ति नहीं होगी, अतिशोक्ति नहीं होगी। वास्तव में बड़ा सराहनीय और बहुत सुंदर कार्य आप कर रहे हैं। आर्यभट्ट से भी दे सकते हैं सर, बहुत सारे भट्ट हैं। जी, बहुत सारे भट्ट हैं, सही में, सही बात है जी। मैं आप सबके बीच में एक अपना परिचय दूं। माँ गंगा के तट पर उसकी एक शाखा उसमें से निकली है, बाण गंगा। हरिद्वार से थोड़ा सा नीचे चलने पर एक बाण गंगा निकली है, और दोनों गंगाओं के बीच में 72 गांव होते हैं। उन 72 गांव में मेरा गांव भी है। बाण गंगा के तट पर ये कह सकता हूँ गंगायाम घोष है या घोषायाम गंगा। ये माँ गंगा के तट पर मैंने जन्म पाया, और वो वनस्पति उस जल को लेती हैं, वो फसलें उस जल से सिंचित होती हैं जिसको मरणोपरांत एक बूंद के लिए व्यक्ति तरसता है। अगर इस बात पर हमें इठलाने की बात है तो वास्तव में हम इठला सकते हैं। ये परमात्मा की बड़ी कृपा है आप सब लोगों का, यानी कि देवों का आशीर्वाद है कि ऐसे सुंदर स्थान पे हमको जन्म मिला है। क्या बात। उसके बाद में परम अभाव से हम जूझते हुए गंगा जी में जब पार उतरना होता तो नाव में बैठ करके उधर जाना होता था। कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं थी, बिजली नहीं थी। सन 82 में इलेक्ट्रिसिटी बिजली मेरे गांव में आई, उसके बाद सड़क आदि का निर्माण हुआ। परम अभाव झेलते हुए वहां से शिक्षा का कैसे भी चला। ये मेरा कोई संयोग था कि पिताजी ने गुरुकुल में पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया, और गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर, वहां से मैंने अपनी शिक्षा आरंभ की। वहीं के संस्कार पढ़े और उनको ग्रहण करते हुए, उनको लेते हुए यज्ञ हवन और एकदम से अध्यात्म वाली हमारी शिक्षा वहां से होने लगी। मैं एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं सर, शिक्षा और साहित्य सत्र है। शिक्षा एक शब्द आया, शिक्षा अक्षर ज्ञान साक्षर, लेकिन गुरुकुल में शिक्षा नहीं मिलती सर, गुरुकुल में विद्या मिलती है। शिक्षा और विद्या में बहुत अंतर है। बहुत अंतर। शिक्षा अक्सर नॉलेज रखती है, ज्ञान रखती है, लेकिन जब वह शिक्षा संस्कारों से युक्त होती है तो वो विद्या बन जाती है। बहुत अच्छी। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रताम धनो मापनोति तत्सुखम। हम विद्यालय के बाहर जाएंगे, उस पर एक स्लोगन लिखा है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। शिक्षा के लिए आओ और सेवा के लिए जाओ। बस वहीं से समस्या शुरू हो जाती है, वहीं से समस्या शुरू हो जाती है। काश इस चीज को समझ लिया जाए। जी सर। शास्त्री जी, मैं सर आपको बीच में रोकना चाहूंगा, क्योंकि आप जो ज्ञान दे रहे हैं सर ये बहुत ही कमाल का है, बड़ा अद्भुत है। लेकिन इस शो को जो देख रहे हैं वो सब ज्ञान देने वाले लोग हैं सर, सब टीचर ही देखते हैं इसको, और वो बहुत भरे पड़े हैं ज्ञान से। तो मैं ये चाहूंगा सर आप थोड़ा सा आपकी जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करें, आपकी जो कविता है उनका आनंद लें। बिल्कुल सर। क्योंकि हमारे शिक्षकों का जो घर है वो लबालब भरा हुआ है सर ज्ञान से, वो बिल्कुल लेने के मूड में नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ कविताएं आपने जो लिखी है सर, थोड़ा उन पर चर्चा करते हैं। निसंदेह सर्वप्रथम मैं हिंदी की प्रशंसा से काम शुरू करता हूं। वैसे तो आज 52वां एपिसोड है, जैसे 52वां एपिसोड है। हासन ने गुदगुदाने की बात करी थी, 52वां एपिसोड है,
अगर मैं दूसरे रूप में कहूं, जगनीक खंड काव्य में 52 लड़ाइयां हुई। जगनीक खंड काव्य में 52 लड़ाई, आला उदल की लड़ाई 52 लड़ाइयां हुई, और सबसे अंतिम लड़ाई बेला का गोना थी, जो कि हरिद्वार के पास है, पत्थरगढ़ की लड़ाई अंतिम थी। ये जान बहुत बढ़िया। जो आज का पथरी है, जहां पर वर्तमान में पथरी है, वो पत्थरगढ़ की लड़ाई थी, बेला का गोना। तो 52वीं चीज से, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 52वां एपिसोड है, तो 52वें के लिए ये चीज बता दे रहा हूं मैं। जी सर। सर गढ़वाल में 52 गढ़ भी है, ऐसा सुना है हमने। 52 गढ़ है, हाँ जी, 52 गढ़ है, हाँ जी। जी जी जी, गढ़वाल में नहीं, पूरे उत्तराखंड में। और सॉरी जी, उत्तराखंड में, हाँ जी। और मैं हिंदी की प्रशंसा से शुरू करता हूं। वीहिरो बिहारी की विहार वाटिका में चाहे, वीहिरो बिहारी की विहार वाटिका में चाहे, सूर की कुटी में अड़ आसन जमाइए, और केशव के कुंज में किलोल के लिखिए, या भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए। अन्य भाषा भाषियों, खासतौर से अंग्रेजी वालों को कहना चाहूंगा मैं, अन्य भाषा भाषियों मिलेगा मन चाह सुख, हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए, जरा तो बैठ जाइए। बहुत सुंदर। इतनी माधुर्यपूर्ण हमारी भाषा है हिंदी। विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। नाना छंद में, नाना रस में हम इसका आनंद लेते हैं। आधुनिक, मुझे रस नहीं आता, मुझे कंठ नहीं है, गद्य शैली में गाकर भी हम इसका आनंद लेते हैं, इसका आनंद लेते हैं। जी सर, ये बहुत सुंदर है। अभी कुछ इसके बाद में मैं एक और कथानक बताने के बाद, एक नितांत अधूरी एक मेरी कविता है, मैं कई मंचों से उसको पढ़ा। नितांत अधूरी कविता है। आपसे भी चाहूंगा कि उसका कुछ अंग्रेजी के शब्द मैं प्रयोग कर सकता हूं, रॉ मटेरियल, उसका कुछ निर्माण सामग्री आप भी मुझे ईमेल पर, व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान कराएंगे। और मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा, अपने शिक्षक भाइयों बहनों से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, मुझे उसका कुछ मटेरियल देंगे, ताकि मैं कविता का जो मैंने ताना बाना बिल्डिंग का जो रचा है वो मैं पूरा कर सकूंगा। अधूरी कविता। जी, हमारे ठेकेदार भी है ये। ओ वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देवकी नंदन जो हुए ना, है ना, ढेर सारा काम करते हैं। बिल्कुल सर, अभी फिलहाल मुझे बहुगुणा जी को सुधारने का ठेका मिला हुआ है। ओह अच्छा। तो सर मैं सफर शुरू करता हूं। उस गंगा तट से निकलकर गुरुकुल में पहुंचकर, गुरुकुल से वापसी आकर, एक नई विधा है सर, ज्योतिष। जी, ज्योतिष गुरुकुल में पढ़ने पर हम ज्योतिष को नहीं मानते थे। ये ज्योतिष क्या है, इस क्या को सीखने के लिए गुरुकुल से निकलकर जब अध्यापन शुरू किया, ज्योतिष का कीड़ा काटने लगा। और मैं अपने घर से लेकर, एक गांव था मीरगपुर, ये देवबंद के पास आता है, सहारनपुर जनपद में, उत्तर प्रदेश में, वहां से मैंने शिक्षण शुरू किया था। उस गांव की भी विशेषता एक बता दूं मैं, उस गांव में आज भी कोई भी व्यक्ति लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करता। बीड़ी सिगरेट मांस मदिरा और लहसुन का प्रयोग आज भी नहीं करता। और ये परंपरा बाबर के काल से लेकर आज तक बिल्कुल चल रही, शाश्वत रूप में चल रही। उस गांव में पढ़ाने का मुझे सौभाग्य मिला। वित्त विहीन विद्यालय था, मैंने 4 साल पढ़ा। श्री फकीरादास इंटर कॉलेज, गुरु बाबा फकीरादास इंटर कॉलेज। तो उस समय मैं ज्योतिष के लिए विद्वानों के पास जाता, लेकिन सच में मुझे कुछ हाथ नहीं लगा। जिज्ञासा बहुत थी। मेरा विषय संस्कृत हिंदी था, पढ़ाने के साथ साथ में लगता। फिर मैंने रेलवे स्टेशन से एक बुक ली और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। गणित का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, साहित्य का रहा हूँ, उसमें मैथमेटिक्स है, बिल्कुल भी नहीं पकड़ा। जिज्ञासा बहुत थी, मैं घुसता गया, जिज्ञासा बढ़ती गई और विषय प्रवेश हो गया। उसके बाद में अंक ज्योतिष, फलित ज्योतिष, वास्तु और आपका रत्न, नक्षत्र, इसकी विधाओं को पढ़ने का कोशिश की, और आज तक मैं इसका विद्यार्थी बना हुआ हूं और बना। क्रमशः वहां से निकलकर ज्योतिष में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले, उनको लेता हुआ, और उसके बाद जी न्यूज पर भी मेरा एज ए ज्योतिषी के रूप में चयन हो गया था। भाई साहब ने कहा कभी ज्योतिषी बनाओ, वापस आओ। पुनर्मुस्को भव, मैं वापस अपने विद्यालय में हूँ, उधर नहीं गया, उस प्रोफेशन में नहीं गया।
ये मेरा शौक है, ये आत्म कल्याण और लोक कल्याण की विद्या है, मैं ऐसा मानता हूँ। 2008 में सर, जी सर, कुछ कह रहे हैं भट्ट जी? नहीं, भट्ट जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके गुरुकुल के ही एक शिष्य, आप सर ज्योतिष से, सर तो ज्योतिष से एक जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था सर। हमारा टीचर शो जो है 14 जून को शाम 7 बजे शुरू हुआ सर, इसका भविष्य कैसा है सर? अब इसके लिए एक प्रश्न कुंडली बनानी पड़ेगी मुझे, आपने जो प्रश्न किया त्वरित रूप से आपने 14 तारीख बताई, मैं अंक ज्योतिष के माध्यम से इसको बताता हूं। 14, 4 और 1 5, इसका मूलांक 5 बनता है। 5 और 5 जो अंक बनता है, अगर उसका फलादेश हम देखते हैं, 5 विद्या का कारक है, वाचा का कारक है, और वाणिज्य, अगर वाणिज्य वाले, विज्ञान और व्यापार वाले व्यक्ति उस क्षेत्र में भी ले जाते हैं, लेकिन हम वाचा शक्ति का कारक बुध हुआ, 5 अंक हम बुध से लेते हैं। बुध का यानी कि वाणी का द्योतक हुआ, तो वाणी के माध्यम से ही कार्यक्रम चल रहा है, फलीभूत होगा, अच्छा चल रहा है। धन्यवाद। बढ़िया सर, बढ़िया। और दूसरा एक और सवाल सर मेरा है, क्योंकि आपने सर शो के लिए शुभकामनाएं दी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और तारीफ करने से तो हमें भी खुश होता है, हम भी खुश है। जी सर, जी सर। दूसरा सवाल सर मेरा यह है कि आपके बायोडाटा में पढ़ा था कि आप कोरोना वॉरियर भी हैं सर, तो सर आपने कोरोना से लड़ने के लिए पीपीई किट का यूज किया या वैसे ही लड़ लिए सर बगैर पीपीई किट के? नहीं सर, एक आला का छंद सुना करके, चूंकि हास्य में भी बनाना है ना, उस तरह से, और लड़ने वाले लड़े लड़ैया, बाकी भंगड़ रहे दबाए। आला छंद में ऐसा भी मिलता है हास्य के रूप में। क्या है, हम शिक्षक हैं। कोरोना टाइम में मैंने वेबिनार के माध्यम से 20 वेबिनार किए, लोगों को जागरूक किया, लोगों को प्रेरित किया, अलग अलग जगह जुड़ा रहा। आयुर्वेद मेरा शौक है, आयुर्वेद में मैंने डिग्री नहीं की, मेरा अध्ययन है, मेरा शौक है। मेरे घर में नीम के पेड़ पर गिलोय लगी हुई है, मैं गिलोय खुद भी पीता हूँ, औरों को बता। तुलसी दल खड़ा है, वृंदा दल, तुलसी जी खड़ी है, मैं उनको लेता हूँ, औरों को भी राय देता हूँ। मैंने जितना भी हो सकता था फेसबुक पेज पर, यहाँ जुड़कर अलग अलग वेबिनार में अलग अलग जुड़ करके लोगों को प्रेरित किया और लोगों को बताया, लोगों ने उसकी सराहना की। अब बताया, ढंग के साथ बताया, इस ढंग से प्रेरित करके मैंने कोरोना को से जंग जीतने का प्रयास किया, लोगों को प्रेरित किया। जी सर। आप तो सर वेबिनार एक्सपर्ट हो गए होंगे। नहीं, एक्सपर्ट तो नहीं कहूंगा, विद्यार्थी हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, है ना जी। और एक प्रयास हमारा अभी और चल रहा है जी, एक प्रयास हमारा अभी और जारी है। हिंदी पखवाड़ा आने वाला है, हिंदी पखवाड़ा आने वाला है जी। उस हिंदी पखवाड़े को हम चूंकि लगता नहीं मुझे उस समय तक हम खुल जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, वेबिनार के माध्यम से मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं अब की बार जी। और इसको 15 दिन हम अंतरराष्ट्रीय लोगों के बीच में जुड़े रहेंगे, अंतरराष्ट्रीय हिंदी पखवाड़ा ऐसा करते हुए, और जिसके माध्यम से प्रथम प्रयास है अंतरराष्ट्रीय विश्व का प्रथम अंतरराष्ट्रीय बाल कवि सम्मेलन। मैंने भारत से बच्चों को लिया, मैंने फिजी से बच्चों को लिया, और प्रॉपर वहां के दूतावास को लिख करके प्रॉपर उनके शिक्षा विभाग से परमिशन लेकर के वहां के बच्चे आ रहे हैं, हमारे बच्चे आ रहे हैं। ये जान के बड़ी खुशी होती है सर कि आप जो है अंतरराष्ट्रीय से नीचे का कोई कार्यक्रम नहीं करते। नहीं सर, नहीं सर। सर सतीश जी, आप मेरे ख्याल से युगेंद्र सिंह से भी जुड़े हुए हैं ना, अयोध्या शोध संस्थान से। जी सर। और आपके बायोडाटा में है कि आपने करीब 12-15 देशों की यात्राएं की हैं, सफल यात्राएं, मतलब 20 किया हूँ। तो सिर्फ भारत और फिजी के ही नहीं, क्योंकि मैंने भी इंटरनेशनल सेमिनार एक किया था उनके लिए, युगेंद्र प्रसाद जी, तो उसमें वर्ल्ड से करीब 10 या 12 कंट्री से जो कैंडिडेट्स थे वो आए थे। आपकी रीच जो है
काफी देशों तक है, तो सिर्फ उसको भारत और फिजी तक ही सीमित मत रखिएगा, और देशों में भी कई जगह हिंदी पढ़ाई जा रही है, वहां से भी बच्चे दीजिएगा, कोशिश करिएगा। सर कनाडा से बच्चे ले लिए। तो आपने सिर्फ कहा फिजी से लिया करके? नहीं 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 सर, अभी मैं शुरुआत की है, अभी अच्छा, तो बताना शुरुआत 100 रुपया की। ऊपर के क्रम से सर। जी सर, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं सर, मैं माफी नहीं सर। वहां से शुरुआत की, मेरा कुछ हित है। मैं फिजी को मिनी छोटा भारत समझते हुए अपना देश जैसा मानता हूँ। बिल्कुल 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 है वो, ये है सर। फिजी है ही सर, फिजी है ही छोटा भारत एक तरह से, वास्तव में छोटा भारत सर है। मैं आप सर चूंकि बात हम वहां से चले थे ज्योतिष से, तो आप ज्योतिष भी हैं, आपके पास ज्योतिष की डिग्री भी है, और पूरी दुनिया इस वक्त सर बड़े गंभीर संकट से गूंज रही है, घूम रही है, उससे गुजर रही है कोरोना काल से। तो सर आपकी ज्योतिषी गणना क्या कहती है सर, कब तक मुक्त होगा विश्व कोरोना से? विश्व कोरोना से भारत ही नहीं, विश्व की बात मैं कहूँ। हालांकि एक कुछ मीडिया मित्र आ गए थे पिछले दिनों, तो उन लोगों ने इंटरव्यू लिया था इस तरह का, मैं तब भी यही कहा था जब तक भारत में शुरुआत हो रही थी, और यही कहना है। देखिए ये महाव्याधि है, महामारी है, और प्रकृति की दी हुई दैहिक, दैविक, भौतिक 3 तरह के कष्ट होते हैं। तो ये दैविक है, ये दैविक है, और दैवी ढंग से जाएगा। मनुष्य का पैसा, डॉलर पैसा कुछ नहीं काम आया, सब रखा रह गया है, अपने ढंग से जाएगा। इसको जाने की बात है। अब इसका अंत है। जिस तरह से दीपक में तेल कम हो जाता है, उसकी लो तेज गति से बढ़ती है, भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं, और तेज गति से बढ़ती है उसकी लो, और तेज हो जाती है, समझिए कि बुझने को है। मेरा मानना है कि अगस्त और सितंबर, बल्कि आधा सितंबर, 1.5 महीना और, इससे हमें बच करके रहना होगा। और देशों की अपेक्षा भारत में परमात्मा की कृपा रही, इतनी हानि हुई हमारी, लेकिन हम इसको सकारात्मक रूप से अगर देखते हैं, डेली का डेली नित्य प्रति रोड एक्सीडेंट में 13,000 व्यक्ति मरते थे भारत के अंदर। हम सकारात्मक दृष्टि से अगर देख रहे हैं जी, वो हमारी बचत हुई लॉकडाउन होने के कारण। और वैसे जो रोग थे, दैनिक रोग थे, उनमें इजाफा हुआ, उनकी मृत्यु दर कम हुई। अब हम कोरोना पर आ जाते हैं, और कोरोना का एवरेज करते हैं, उस मृत्यु दरों को मिलाकर के कहीं कम हुआ है। नुकसान है, लेकिन उतना भारी नहीं है। इस तरह की स्थिति है। बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, नित्य प्रति प्राणायाम करना है, आयुर्वेद औषधियां, गर्म जल का सेवन करना, बाहर के भोजन पूरा का पूरी तरह से परित्यक्त करना। आप सर हिंदी के सेवक हैं, हिंदी के पुजारी हैं, और हिंदी के शिक्षक हैं, और पूरे देश में हिंदी का, पूरी दुनिया में हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन सर अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें सूचना दी कि हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बन सकी सर, उसके पीछे क्या कारण लगता है? भारतीयता, हम लोगों ने, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति उसके पीछे है। हमारी संस्कृति, देखिए भारत विश्व गुरु रहा है, मैं विषय से बाहर नहीं जा रहा हूं, भारत विश्व गुरु रहा है, रहेगा। क्या है, बहुत सारे लोग आए, आक्रांता आए, उन लोगों ने हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मिटी। हमारे पास गरीबी है, मानते हैं, लेकिन हमारे पास शैक्षिक गरीबी कभी नहीं रही है। लोगों के पास उस समय विद्यालय नहीं होते थे, हमारे पास तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे सर। सर मेरा सवाल ये था कि सर हिंदी अभी आधिकारिक भाषा, ये जी मैं मुझे वही बता रहा हूं मैं। उसके पीछे भारतीय संस्कृति का होना है। अगर हिंदी वैश्विक स्तर पर इतनी भारी मात्रा में जीवित है, चलन में है, तो उसके पीछे है भारतीय संस्कृति। वे लोग भारतीय संस्कृति के अनुरागी हैं। मैं उन लोगों के पास जाता हूं, घरों में जाता हूं, तो देखता हूं उनको हिंदी पढ़ना नहीं आता है, हिंदी लिखना भी नहीं आता है, रोमन में लिखते हैं, लेकिन हिंदी बोल रहे हैं। उनके बच्चे भी हिंदी बोल रहे हैं। रामायण पाठ के माध्यम से हिंदी जिंदा है। विदेशों में अगर हिंदी जिंदा रही तो केवल मानस, रामचरितमानस के माध्यम से हिंदी जिंदा रही, तो उसके पीछे भारतीय संस्कृति है।
वही कारण है कि उसको उसने जीवित रखा। नहीं, मेरा सवाल ये था सर, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा क्यों नहीं बन पाई आधिकारिक भाषा अभी तक हिंदी, ये सवाल था। ओ, ये तो वैश्विक राजनीति का शिकार, मैं तो ये कहूंगा बात को, बन जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब नहीं बनेगी आने वाले समय में, जो इसकी अधिकता देखी जा रही है। देखो वहां पर एक राजनीति होती है अलग तरह की, जैसे मैं तो अपने देश में, विषांतर नहीं हूं, अपने देश में हिंदी, बेचारी हिंदी एक कोने में सिमट करके रह गई है, राजभाषा बन करके तड़प रही है। हिंदी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, हम गर्व के साथ कहते हैं दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अपने देश में, हमारे देश में जिस प्रकार राजनीति की शिकार हिंदी हुई, ऐसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनेगी वहां, तो मुझे लग रहा है ऐसा नहीं बनेगी। बढ़िया सर, हमें उम्मीद है कि आप सबके प्रयासों से ये काम बहुत निसंदेह जल्दी होगा। हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा जल्दी बननी चाहिए हिंदी। मैं सर आगे सर मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे हजारों शिक्षक जानना चाहते हैं आपका परिचय पढ़ के कि आप जो है हर साल विदेश में रहते हैं काफी दिनों तक और अलग अलग देशों में रहते हैं। तो सर ये अगर कोई और साधारण शिक्षक भी जाना चाहे विदेश आपकी तरह आपके साथ, तो उसका फॉर्मूला क्या है सर, थोड़ा वो बता दीजिएगा। पहले आपके बराबर में बैठे हुए आपके बराबर में बैठे हुए भगवान गिरीश जो है, इनका आशीर्वाद ले लीजिए, उस ढंग से मैं कह रहा हूँ। बंधु तो मेरे को बख्श दे यार, तुम मेरे को क्यों लेके आए उस शो में? मेरी समझ नहीं आ रही, चलेगा जहाँ पे मत चलाओ भाई, मैं बहुत सीधी सादी जिंदगी गुजार रहा हूँ, गुजारने दो। सर गिरीश जोशी तो मुझसे खुद ही पूछ रहे थे, सर गिरीश जोशी मुझसे खुद ही बात पूछ रहे थे कि कैसे होता है ये। भटजी भूल गए शायद सर, भटजी भूल गए शायद। पिछली बार मैं इनको भूटान और नेपाल ले गया था, इन्होंने आज तक धन्यवाद दे दिया, 2 देश इन्होंने कोई आज तक धन्यवाद नहीं दिया। बहुत अच्छे, लगाई मिर्ची आपने, लगाई सही मिर्ची। सर्वप्रथम मेरा फीजी से शुरुआत हुई मेरी। फीजी में अपने लोगों के बीच में मैं गया। दरअसल हुआ मेरा विदेश जाने का ऐसे कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में हमारे भारतीय दूतावास जो वहां पर है, उसके माध्यम से विद्यार्थी आते हैं स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए। मेरा प्रथम परिचय वहां हुआ। उन दिनों चिट्ठी पत्री वो पढ़ करके चले गए वापस, लेकिन मेरा संपर्क बना रहा, चिट्ठी पत्री फोन आदि चलते रहे। प्रयास करता था विदेश कैसे कहाँ क्या है। उस समय तो बड़ी पासपोर्ट बनना भी एक बड़ी बात लगती थी, पासपोर्ट बन गया तो बहुत बड़ी चीज है, ये सोच की बात थी। ग्रामीण अंचल के हम लोग थे, लेकिन उनके माध्यम से हुआ। वहां पर उन लोगों ने एक कार्यक्रम रखा हिंदी से संबंधित और मुझे बुलवाया, और बुलवा करके उस कार्यक्रम में मैं प्रथम बार 2007 में फिजी गया और जाकर के मैंने जी सर। फिजी से याद आ गया कि आप भारत और फिजी के सहयोग से गिरमिटिया प्रथा पर कुछ फिल्म भी बना रहे हैं, और गिरिराज किशोर जी ने बहुत कालजयी उपन्यास लिखा है महात्मा गांधी के उसके अफ्रीका प्रवास के ऊपर, पहला गिरमिटिया। 8 जुलाई को उनकी जन्मदिवस भी है गिरिराज किशोर जी का। तो ये भारत फिजी संबंधों के बारे में, क्योंकि फिजी में बहुत सारे भारतीय लोग हैं जो उस समय गिरमिटिया के रूप में गए थे। एग्रीमेंट से मेरे ख्याल है गिरमिट शब्द बना था, एग्रीमेंट का अपभ्रंश गिरमिटिया हो गया। एग्रीमेंट का अपभ्रंश है, हाँ जी सर। तो इस फिल्म के बारे में जो आप बनाने जा रहे हैं भारत फिजी के सहयोग से, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं, इसमें आपकी थीम क्या रहेगी, और फिजी के बारे में थोड़ा सा बताएं, और वहाँ के जो भारतीय लोग हैं उनके बारे में बताएं। और ये जो फिल्म जब आप बनाएंगे, हेलो, हाँ बोलिए। मेरे ख्याल है वो फ्रीज हो गए। कौन? कोई बात नहीं, सुन तो रहे होंगे शायद। अच्छा, सुन रहे होंगे। शास्त्री जी, आप जब भी भारत और फिजी को लेके फिल्म बनाएं तो एक रोल मुझे भी दे दीजिएगा साहब, छोटा सा। प्लीज। हाँ, वो सर जी मेरे सवाल को रिपीट कर दीजिएगा जब वो आएंगे तो। हाँ वो आ जाएंगे सर, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। अभी वो प्रधान हो गए हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम आई होगी थोड़ा, लेकिन सर आपने मेरा
हमारे शो हाँ में सर, मैं बताता हूँ। जी सर, मैं बताता हूँ सर। मैं फिजी गया और फिजी जाकर मैं शहर तक सीमित नहीं रहा, मैं फिजी के गांव तक पहुंचा। और गांव में जब मैं गया फिजी के, मैंने जानकारी ली भाई कैसे आए थे, क्या हुआ था, किस तरह था। 1889 में लियोनिडास नाम का जहाज यहां से चला, पानी का जहाज, जिसके माध्यम से वे लोग फिजी पहुंचे। पहला जहाज लियोनिडास 1889 में पहुंचा था। यहां से बड़े बड़े सब्ज बाग जी जी जी, उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और साउथ इंडिया, कुछ हरियाणा से भी लोग थे, अलग अलग जगह से लोग थे। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादा लोग थे। तो वे लोग पहुंचे और वो जा करके फिजी की बात कहूं, अलग अलग देशों में गए, लेकिन मैं एक देश की बात कहूं पर्टिकुलर अभी, फिजी की, क्योंकि ये जो पुस्तक लेखन का कार्य चल रहा है एक देश पर आधारित है, फिजी पर। ये तो ये जहाज वहां पहुंचता है और पहुंच करके जो उनके सपने थे, हालांकि जहाज चलने के लंगर छोड़ देने के बाद से ही चूर चूर हो गए। देखा कि कुछ भी नहीं लगा, गोरा जहाज में ही हंटर लिए खड़ा है। कोई भारतीय अपना बीमार हो जाता था, एक ने दो ने हाथ पकड़े, दो ने पैर, 1 2 3 करके समुद्र में फेंक दिया, शार्क ने खा लिया उसको, कोई सुनवाई नहीं है। बच्चे कुछ भारतीय रोते सहमे डरे हुए फिजी पहुंचते हैं। वहां देखा जाकर के स्थिति अलग है, समुद्री टापू है। वास्तव में फिजी बहुत सुंदर देश है। फिजी को रमणीक द्वीप भी कहा जाता है, रमणीक द्वीप भी कहा जाता है। वास्तव में बहुत सुंदर है। बहुत सारे लोग, उसका मुख्य अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही आधारित है, और पर्यटन पर इसलिए कि सुंदरता है वहां पर। कोरल, वहां पर मूंगे का वन जो समुद्र के अंदर, इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। कुछ उसके बीच ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी लोग उसको देखने के लिए आते हैं। वास्तव में परम रमणीक द्वीप है। 200 टापुओं का देश है फिजी। मुख्यतः 2 टापू हैं, वनवालीबी और वीतिलीबू। हिंदी वहां पर डिग्री कॉलेज तक पढ़ाई जाती है। संवैधानिक भाषा हिंदी है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं और बैठे हैं, भारत के किसी कोने में बैठे हैं, ऐसा आप महसूस करेंगे। चलो, तो वे लोग, वे मजदूर अपने फ्रीज हो गए। मेरा मेरा सर वो विदेय हैं, विदेय अभी। हाँ, फ्रीज हो गए। बहुगुणा शक नहीं है। अगर बहुगुणा जी हमको सुन रहे हो तो सर बहुगुणा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो को-होस्ट है, और जब कोई वक्ता अपनी बात रख रहा हो तो बात पूरी करने के बाद ही सवाल करें। बहुगुणा सर, आप सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। बात पूरी करने के बाद सवाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। रजनीकांत शुक्ला जी ने टिप्पणी भी की कि उन्हें अपनी बात पूरी तो बताने दी होती, तो वो जो मूल सवाल था वो पीछे कहीं छूट गया। और फिजी की यात्रा पर निकल गए सर के साथ। तो चाहेंगे कि मोटी मोटी बातें हमारे शिक्षक भी विदेश यात्राएं कर सकें, साधारण से शिक्षक। ऐसा कुछ गुरु मंत्र आज हम जो है शास्त्री से लेना चाह रहे थे, लेकिन वो फिर कहानी दूसरी तरफ चलेगी। अब जैसे ही वो आते हैं तो लौट के वहीं पहुंचते हैं सर, क्योंकि आप तो बहुत विदेश जा चुके हैं बहुगुणा जी ना, आप काफी जा चुके हैं, आपको शायद ज्यादा इच्छा नहीं होगी। लेकिन जो बेचारे दुर्गम के शिक्षक हैं वो भी एक आध बार कोई ले जाए तो आज भी चले जाएंगे। अगर आप ले जाना चाहें तो कर लेंगे, कर लें तो धन्य हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। नहीं ले जाते तो आप में सर, अभी बता रहे थे आपकी ले गए थे, आप मुझे नेपाल भूटान ले गए थे। ये राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे हैं कि वो गढ़वाल में ही है, बावनगढ़। आप बोले नहीं, गढ़वाल में है बावनगढ़। नरेंद्र सिंह नेगी जी की एक गीत में सभी गढ़ों का नाम आया है। कुछ गढ़ कुमाऊं में, उसमें से कुछ कुमाऊं में भी आते हैं सर। अच्छा, गढ़वाल में बावनगढ़ है जी। चलिए, हाँ सर, हमको सवाल ये था कि सर विदेश यात्राएं का जो आपका सिलसिला है वो जहाँ से भी शुरू हो, लेकिन सर हमारे गुरुजी लोगों को जो इस कार्यक्रम के दर्शक हैं उनको भी वो मंत्र चाहिए कि वो कैसे आपके साथ जा सकते हैं या अलग से जा सकते हैं। निसंदेह, चिंता की बात नहीं है बिल्कुल। अगला विश्व हिंदी सम्मेलन जो पिछली बार मॉरिशस में था, ये फिजी में है अब की बार, 2021 वाला। सब कुछ ठीक रहा। आप सूची, निमंत्रण तो आ जाएगा वहां से।
लेकिन वहां जाने की व्यवस्था वो भी हो पड़ेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत ढेर तो नहीं, लेकिन जो डेलीगेशन जाने वाली बात है, निमंत्रण तो फिजी से आ जाएगा। मार्गवे की व्यवस्था थोड़ा सा वो करनी पड़ती है। सर वो पिछली बार मॉरिशस से भी आया था जी, तो मेरे पास भी आया था, लेकिन वो पैसे बहुत ज्यादा थे तो मैं नहीं जा। तो सर ये आप जो मैं डाटा देख रहा था, इसमें सर मैं एक चीज देख रहा था कि आप बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य भी हैं, लेकिन एक मेरी इससे सर उत्सुकता थी थोड़ा जानने की कि आप सदस्य हैं विश्व संविधान परिषद अमेरिका के। जी। तो सर ये विश्व संविधान परिषद क्या होता है सर? WCPA विश्व संविधान परिषद एक संस्था है जो वैश्विक रूप से जुड़ करके ढेर सारे लोगों को साथ में लेकर के कार्य कर रही है। एक तरह से कहूं कि एक एनजीओ है, एक संस्था है बहुत बड़ी, इसमें ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं। और इसका अभी सम्मेलन था, ये जिंदल यूनिवर्सिटी में था, सोनीपत में था, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों इंडिया में। और ग्लेन मार्टिन सर इसके प्रेसिडेंट हैं, और फिर इन लोगों ने अलग अलग कंट्री में इसके प्रेसिडेंट बनाए हुए हैं। दुनिया के देश एक जी, कौन? ग्लेन मार्टिन सर अमेरिका से हैं। जी जी। इसके प्रेसिडेंट हैं अमेरिका से। तो ढेर सारे लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में ये जुड़ करके कार्य कर रहा है। ये संस्था लोगों को जोड़ना, सद्भाव, भाईचारा, शांति, ये इनके दायित्व कार्य बने रहते हैं। इनका अभी एजुकेशन पे भी कार्य है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आ रहे हैं। जी। तो सर आप इतनी सारी सैकड़ों दर्जनों संस्थाओं के सदस्य हैं, इनके लिए समय कैसे निकालते हैं सर? इनकी वेबिनार में काम करने के लिए टेलीफोन वेबिनार, एक शिक्षक के पास जो समय बचता है वही माध्यम जुड़ता है। कम्युनिकेशन केवल इसमें सबके पास, सर सबके पास 24 घंटे होते हैं जी। 24 घंटे होते हैं सबके पास। उन्हीं 24 घंटे को हमें कैसे यूज करना है, कैसे प्रयोग करना है, बस ये करना है। मैं दिन और रात लगा रहता हूँ, कोशिश ही रहती है दिन और रात लगा रहता हूँ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिजी जुड़ा, अब रात हो गई वहां। अभी मैं कहाँ जुड़ सकता हूँ? कनाडा वाले उठने वाले हैं, अमेरिका के, और थोड़ी देर में उठ जाएंगे। उनके साथ जब कोई वेबिनार होती है, अब उनको पकड़ लो भाई। कभी उनके साथ लिंकअप किया। अभी कवि सम्मेलन था, अभी कवि सम्मेलन कराया था, उसमें बेल्जियम और ये जर्मनी, बर्लिन और कनाडा से जोड़ रखे थे, अलग अलग कंट्री से जुड़े हुए थे। और आप लोगों का भी सहयोग चाहूंगा कि 15 दिन का जो पखवाड़ा है, अलग अलग ग्रुप में आप लोगों की, आप फिल्म से जुड़े हैं तो फिल्म वाले जिस दिन जो सेमिनार वेबिनार रहेगा, फिल्म वाला आपकी सेवा वहां लेंगे। एक दिन सर की अध्यक्षता रहेगी, उसमें बहुत बढ़िया रहेगा। हम साक्षात कामदेव जी बैठे हैं ये नीचे, तो उनसे भी हम उनका भी थोड़ा सा सहयोग, और अपने भाइयों का भी हम सहयोग चाहेंगे, निसंदेह उनका सहयोग चाहेंगे कि सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आदमी है सर, उनको जरूर बुलाइएगा। और निसंदेह हमारे राज्य के आप शिक्षक हैं, और पूरी दुनिया में आपकी इतनी डिमांड है सर, मेरा तो सीना गर्व से फूल जाता है। और एक फिल्म की बात कही, आखिरी बात जी सर। जी सर, वो पूछ रहे हैं कुछ आखिरी बार कब गए थे आप? इस वर्ष कोरोना के कारण नहीं जाना हुआ, विगत वर्ष नहीं जाना हुआ। ये ब्रिटेन में जाना था सर, जून में ब्रिटेन में जाना था, नहीं जा पाए। मैं मार्च में, लास्ट ईयर मार्च में फिजी गया था। मेरा एक प्रश्न है सतीश जी। जी सर। आजकल हमारे देश में अब बहुत चर्चा चल रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। जी सर। हिंदी और संस्कृत को लेके आपके विचार क्या हैं? त्रिभाषीय फॉर्मूले में आपके विचार क्या हैं? क्योंकि तमिलनाडु ने परसों अपनी असेंबली में बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो भाषा का जो सेगमेंट है उसको नहीं मानेंगे। एज ए टीचर ऑफ हिंदी एंड संस्कृत, जब आप पूरे विश्व का परिदृश्य देखते हैं तो आपके विचार क्या हैं? हम सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन आपके विचार क्या हैं? सर मेरा मानना है कि राग द्वेष को छोड़ करके, राग और द्वेष को छोड़ करके सर्व जन हिताय, जनहित दृष्टि से देखना चाहिए, किसी को भी आकलन वहां करना चाहिए।
मैं समझता हूं अगर इस तरह की कोई बात आ रही है तो कहीं ना कहीं हित प्रभावित, वो समझ रहे हैं हित तो प्रभावित नहीं हो रहे, मान रहे हैं कि हित प्रभावित हो रहे हैं हिंदी के करके। सर हिंदी को लेकर के किसी को भी या संस्कृत को लेकर के किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी और संस्कृति, तो मैं तो ऐसा कहूंगा संस्कृत अगर माँ तो हिंदी उसकी बेटी है। भारतीय संस्कृति को जीवित रखना है तो माँ और बेटी दोनों की रक्षा करनी होगी, किसी राज्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता सर। नहीं देखिए, यदि आप संस्कृत को माँ कहते हैं, तमिल भी उसकी बेटी है, मलयालम भी उसकी बेटी है, हिंदी भी उसकी बेटी है, राइट। मैं दो बातें आपसे कहना चाहूंगा। आप खूब पढ़ते हैं, मुझे इसका भान हुआ था जब आप प्रशिक्षण के लिए आए थे, और उसके बाद जो आपसे बातचीत हुई उसमें मुझे लगा कि आप अध्ययनरत हैं, और अच्छी बात है कि एक शिक्षक को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, विद्यार्थी बने रहना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ यदि भारत को समझना है तो 2-3 किताबों के अलावा एक किताब जो हमारे ऑस्ट्रेलियन आर्ट हिस्टोरियन थे उन्होंने लिखी थी, द वंडर दैट इज इंडिया। ऑस्ट्रेलियन थे A.L. बाथम साहब, उन्होंने लिखी थी, बाशम साहब ने, वो किताब जरूर पढ़िएगा। इसके बाद एक दूसरी किताब निकली जिसका नाम था द वंडर दैट इज इंडिया इस्लाम, कि इस्लाम भारत में कैसे आया और इस्लाम ने भारत को क्या दिया और इस्लाम को क्या मिला भारत से। तीसरी किताब भी जो 10 साल पहले आई, और मेरे को पता नहीं आप परिचित हैं या नहीं है उससे परिचित, अरुविलो इंस्टीट्यूट है पुदुचेरी में, पुदुचेरी में अरुविलो संस्थान है जहाँ महर्षि अरविंद की समाधि भी है। उस संस्थान ने किताब निकाली द वंडर दैट इज इंडिया संस्कृत। वो किताब यदि आपने नहीं पढ़ी है, क्योंकि आप हिंदी और संस्कृत के पक्षधर हैं और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आप बातचीत करते होंगे, तो उस किताब को जरूर पढ़िएगा। ऑरोविलो की किताब है, 300 रुपए की किताब है, बहुत ही साल गर्भित किताब है। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लगा कि आपका ये डिप्लोमेटिक आंसर है, आपने बड़े ढंग से इसको कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको क्रिकेट की भाषा में, फास्ट बॉलिंग को डक करते हैं या फास्ट बॉलिंग को, हिंदी और संस्कृत को लेके आपने कह दिया जी। देखिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे को याद है संस्कृति विभाग में हमारे जब CCRTC में जाता था तो सबसे पहले तमिल ने ये कहा, हमारे देश में 2-3 क्लासिकल भाषाएं थी, क्लासिकल शास्त्रीय भाषाएं जिनको कहा गया, जिसमें हम संस्कृत को लेते थे। तमिलनाडु वाले हमसे झगड़ा करने लगे कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिलना चाहिए कि तमिल जो है वो एक क्लासिकल लैंग्वेज है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, विद इन प्रपोजल आने के 15 दिन के अंदर संस्कृति विभाग ने तमिलनाडु सरकार को कहा कि हम मानते हैं कि तमिल एक संस्कृत एक क्लासिकल लैंग्वेज है। जब ये तमिल को संस्कृति क्लासिकल का दर्जा मिला, उड़िया वाले, उड़ीसा के लोगों ने कहा कि हमारी भी एक क्लासिकल भाषा है, चलो जी उनको भी दे दिया। कन्नड़ वालों ने कहा हमारी भी है, उनको भी दे दिया। मलयालम वालों ने कहा हमारे तो संस्कृत के सारे तद्भव ये शब्द हैं, हमारी भाषा। तो धीरे धीरे जो एक भाषा या 2 भाषाएं भारत की क्लासिकल थी, वो अब 15 भाषाएं हो गई जिनको हमने क्लासिकल। तो हमारे देश में भाषा की बहुत लड़ाई है, बहुत लड़ाई है। सर यहाँ पे एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, इज्जत जरूर देनी चाहिए, लेकिन हिंदी और संस्कृत को लेकर कोई ठोस विचार यदि आपके हों कि जिससे ये विषाद जो है या विवाद जो है वो थम सके, वो हमें अपने विचारों से जरूर अवगत कराना जब भी आप वेबिनार के दौरान जब भी बात करें। मेरा प्रश्न बहुत लंबा हो गया, मैं माफी चाहता हूँ। जी नहीं बिल्कुल जोशी सर जी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जो तमिल है वो बाकी भारतीय भाषाओं के कन्नड़ और या तेलुगु या मालवे में अलग है। तमिल मेरे ख्याल है संस्कृत से ज्यादा पुरानी भाषा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तमिल जो है संस्कृत से पुरानी भाषा है वो तमिल भाषा। ये विवाद का विषय हो सकता है, हम यहाँ विवाद न करें, हम सतीश जी को सुन लेते, बाद में बात करेंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। लेकिन मैं इसके भाषा को लेकर के केवल एक कहूंगा कि माँ होती है, माँ होती है, माँ। और माँ कौन है ये निर्धारण, अब मैं तो जो देश का इस चीज का निर्धारण करने वाले लोग हैं
मैं उन्हीं पर छोड़ सकता हूँ कि माँ का निर्धारण करें। माँ एक हो सकती है, माँ दो नहीं होती। हर देश की एक मातृभाषा है, तो मेरे देश की क्यों नहीं सर? एक ये बड़ा प्रश्न है। मैं सभी भाषाओं का पक्षधर हूँ। एक मातृभाषा के लिए हमारे हिंदुस्तान का जो भौगोलिक परिस्थिति है ना, उसमें जी सर, भाषीय देश है। इसमें 1947 तक हमारे देश में कोई विवाद नहीं था। हमें सिर्फ एक चाहिए थी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मिली। उसके बाद बहस ये चली, आप यदि जानते हो हिंदी का इतिहास, बहस ये चली कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन वो बनी नहीं। तमिलनाडु ने, तमिल के जो और कर्नाटक के जो एमपी थे पार्लियामेंट में, आप उस दिन की प्रोसीडिंग्स देखे तो उन्होंने प्रस्ताव रखा और सेकंड किया कि हिंदी ने बहुत बड़ा रोल, को राजभाषा भी दर्जा देना चाहिए। तो एक राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती इस देश में। जितनी संविधान द्वारा अन्य भाषाएं, वो सब हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं। सर ये जो है भाषा का मामला जब भी आता है, ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रहता है, और इस पर अभी एक मत करने में बहुत लंबा समय लगेगा हिंदुस्तान जैसे देश में। तो हम फिलहाल शास्त्रीय जी के विचार सुनने के लिए आज बैठे हैं सर। भाषा में बहस में मैं भी पूरा जी सर दिन बोल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल अगर बोल सकते हो, जोशी जी पूरे जीवन बोल सकते। हाँ जी सर। तो अभी हम एक छोटा सा शास्त्री सर आपकी कविता सुनते हैं। सर आप कहाँ चले गए? फ्रीज हो गए, वो नेटवर्क चला गया शायद सर उनका। तो सर हम तब तक, जब तक वो जुड़े, सवाल ले लेते हैं। कल का जो सवाल था वो मैं आपको उत्तर दे नहीं पाया शायद, देख के ना। आज के सवाल है भैया, कोई भगवान जी आप मेरे को बता दीजिए, कल के सवाल लंबे थे तो कोई जना एक रिमाइंडर मेरे को दे दिया करें कि आंसर भी लिख दूं। आंसर भी लिख दिया करूंगा। याद आ रहा था 2018 या 18 के आसपास की बात है, ये जनवरी-फरवरी की बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में किसी भाषा के सम्मेलन में इस बात को भी कहा था कि तमिल वास्तव में संस्कृत मतलब भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है, और इसको लेकर एक नए तरीके से सोचना होगा। ये मेरे को याद आ रहा है, बहुत ढूंढना पड़ेगा मुझे अपने सर। मैं अपने प्रोड्यूसर से अनुरोध करूंगा कि वो जो है कुछ व्यवस्था करेंगे, आपको याद दिलाया जाए कि इसके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपकी बात जो हमारे प्रोड्यूसर सुन रहे होंगे और उसको मानेंगे। तो मैं सर, कल का जो पहला सवाल था, हाँ पर आते हैं सर। वो सवाल लंबा था तो इसमें मैं ले नहीं पाया। तो मेरे को कुछ संयोग लगा था, क्योंकि कल जब हमने उनको सुना था, प्रभुदत्त मिश्र जी को, ये सवाल ये हाँ ये था, तो उन्होंने कृष्ण का गाना गाया था। यदि आपको याद हो तो उन्होंने कृष्ण का गाना गाया था, और ये उस महान गायक जिन्होंने 6 वर्ष की उम्र में गाना शुरू किया और 8 वर्ष की उम्र में सार्वजनिक सभाओं में प्रस्तुति प्रारंभ कर दी। उन्हें दक्षिण भारत के बहुत महान गायक बाल मुरली कृष्णन जी, बाल मुरली कृष्णन जी ने जो भीमसेन जोशी जी या किशोरी अमोनकर जी या पंडित जसराज के साथ जो जुगलबंदी की है, उसमें ऐसा लगता नहीं, उसमें कोई ये नहीं कह पाएगा कि इनको हिंदी नहीं आती थी, लेकिन जबरदस्त उच्चारण। और बाल मुरली कृष्णन जी थे जिनके उनकी माता जी जो थी वो वीणा की बहुत अच्छी बजाती थी, और पिता जो थे वो बांसुरी वादक थे। शायद वही संस्कार उनको पड़े, और 26,000 से ज्यादा उन्होंने प्रस्तुतियां दी। बाल मुरली कृष्णन जी एक ऐसा नाम है जिसके लिए श्रद्धा से सिर झुकता है। उनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ, और संगीत के प्रति इतने समर्पित थे कि जो नई पीढ़ी के लोग उनके पास जाते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम ही यूज्ड टू लिव इन चेन्नई, तो वहां जब जाते थे तो वो उनको फ्री सिखाते थे। और उनका कहना था कि संगीत जो है मेरा भगवान है। ये उनका बहुत बार बार प्रयुक्त होने वाला एक सेंटेंस था, दैट म्यूजिक इज माय गॉड, जो A.R. रहमान साहब भी कहते हैं। तो बाल मुरली कृष्णन इनका आंसर है।
और उन्होंने कृष्ण के दूसरा भजन सवाल- गाए थे प्रभुदत्त मिश्र जी। प्रभुदत्त मिश्र जी ने दूसरा सवाल ये रहा। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल हम पूछ नहीं पाए थे सर, क्योंकि कल शो के बाद सवाल मिला था, तो अभी पूछ लेते हैं। अच्छा, छोटे से शहर से फिल्म, हाँ ये मैंने कल इनका नाम चर्चा भी की थी। ये शायर गीतकार जो हैं, मैं थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हुआ कि राजेंद्र उपाध्याय जी या वंदना जी तो बिल्कुल आउट हो गई हैं, लेकिन राजेंद्र उपाध्याय जी या रजनीकांत शुक्ल जी आंसर दे सकते थे। ये हमने नाम भी लिया था, शकील बदायूनी। शकील बदायूनी जी ने गीत लिखा था जिसको मोहम्मद रफ़ी और नौशाद साहब ने गाया था। हमने इसकी चर्चा की थी कि उनका जन्मदिन भी है 3 अगस्त को। तो ये शकील बदायूनी साहब हैं जो 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी पहली रचना की, और 1930 में 1916-1915 में इनका जन्म हुआ था। तो शकील बदायूनी के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की जा सकती है, लेकिन चूंकि और इनको हुआ ये था कि 1964 में इनको टीबी हो गया था, ये आज का और पहला टीबी का इनका इलाज जो है, ये रुकिए अभी यार, शकील बदायूनी जी के बारे में बात कर रहे हैं। शकील बदायूनी जी को टीबी हुआ, और टीबी होने के बाद उनका इलाज नहीं हो पाया। जैसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की सुपुत्री जो थी, उनको टीबी हुआ, वो फिर रामगढ़ आए उत्तराखंड में, और रामगढ़ में उन्होंने फिर वो गीतांजलि की भी उनको प्रेरणा वहां से मिली। तो टीबी उन दिनों बड़ा एक असाध्य रोग माना जाता। पहला आज का सवाल है, व्हाट रिलेशनशिप स्टेट मेहताब चंद गोलचा होल्ड्स विद स्क्रीनिंग ऑफ हिंदी फिल्म्स? सेठ मेहताब चंद गोलचा का हिंदी फिल्म प्रदर्शन से क्या संबंध है? इसके जो फिल्म के हमारे जो टीचर्स हैं, जो रुचि रखते हैं, वो शायद बता पाए। फॉर विच फिल्म पर्सनैलिटी सिनेमा हॉल सर्व्ड एज इज फर्स्ट स्कूल वेयर म्यूजिशियंस यूज्ड टू डिस्प्ले? पहले यही होता था, मूक फिल्में होती थी, मूक फिल्मों के साथ साथ संगीतकार बैठते थे और वो गाते थे मूक फिल्मों में। और पहले वो ट्रायल शो देखते थे, कहाँ संवाद बोलना है, कहाँ गीत बोलना है, तो ऐसे होता था। तो वहां पर एक युवक जो था उस सिनेमा हॉल में जाता था, वो उसका पहला स्कूल बना। तो कौन सा फिल्म शख्सियत थी जिन्होंने ये किया? ये रजनीकांत शुक्ला जी दिख रहे हैं। शकील बदायूनी हमारे फर्रुखाबाद के पड़ोस के जिले के थे, बदायूं के थे, तो बदायूं इसीलिए बदायूं ने ये जुड़ गए हैं शास्त्री जी हमारे साथ, हम इनसे चर्चा करते हैं। स्वागत है सर। शास्त्री सर, मैं आप लोगों को पता नहीं क्या हुआ, मैं लगातार आप लोगों को सुनता रहा और पता नहीं क्या हुआ। हाँ नहीं कुछ नहीं हुआ सर, वो सवाल जवाब का हमारा जो ओह अच्छा सेगमेंट है, हम उस पर चर्चा कर रहे थे। जी तो दोबारा धन्यवाद सर। चाहेंगे कि कल से आप इस बार आप किसी कविता से शुरुआत करें सर, आपकी सबसे बेहतरीन हाँ, बिल्कुल बिना भूमिका के सीधा सिचुएशन पे आता हूँ। देखो मामला ऐसा है जी, कुछ कवि लोग हैं और कवि सम्मेलन में जा रहे हैं। एक रेलवे स्टेशन है, एक कवि सम्मेलन में जाना है और ट्रेन आने को हो, उनका रिजर्वेशन हो रखा। वहां एक घटना घटती है, एक लड़का और लड़की में झगड़ा हो जाता है। लड़की मजबूत थी, चप्पल उठाती है, लड़के की चप्पल से पिटाई कर देती है। कुछ लोग लड़का की तरफ और कुछ लोग लड़की की तरफ हो जाते हैं। उन लोगों की ट्रेन आती है और निकल जाती है। कवि है ना, भावुक है, उनकी ट्रेन निकल गई और जब थोड़ी देर बाद उनको अपनी वास्तविकता में आते देखते पुलिस खड़ी। आप लोगों ने क्या देखा? चलो गवाही देना। विषय बनता है आशिक की पिटाई और कवियों की गवाही। जी तो इस तरह का यही मेरी निताहम कविता, जो कविता है उस तरह का मैं इसको आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। जी तो कवि को कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। सर्वप्रथम एक कवि को आवाज लगाई, कहा कि अपना परिचय दो भाई। तो कवि जी, महाराज तो कवि जी हैं। अब वो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं। तो कवि ने जाकर के प्रणाम किया और परिचय दिया कि भाई क्या आपने देखा कवि जी, जरा बताइए। तो कवि जी अपनी गवाही दे रहे हैं मजिस्ट्रेट के सामने। सबसे पहले श्रृंगार के कवि जा पहुंचे। पेशे से हूं कवि श्रृंगारिक और जायसी है नाम मेरा, वर्तमान समय में महोदय गवाही देना है काम मेरा। जायसी जी आपने क्या देखा जरा बताइए। अब जायसी जी बताने लगे मजिस्ट्रेट के सामने। चंद्रमुखी सा चांद सा चेहरा,
श्रृंगार के है ना जी। चंद्रमुखी सा चांद सा चेहरा, अरे ऊपर था तिल काला, चंदा भी शर्माता था जी देख के रूप निराला। बहुत बढ़िया। उस अबोध बालक की क्या हस्ती, कामदेव की विलक्षण दृष्टि उस बाला को तकती। उसके रूप का डंका मोहदे तीनों लोक में बजता था, देवलोक का हर एक देव उस रूप की चर्चा करता था। भाई रूप की चर्चा करता था। बस इतने में वकील की आवाज आई, मिलोड बंद करवा दीजिएगा इनकी गवाही। देखो कहां से कहां तक बात पहुंचाई, इनकी बात में जरा भी नहीं है सच्चाई। पुनः दूसरे कवि की आवाज लगाई, ये छोटी सी बात कहां तक ले गए, ऐसा नहीं है, दूसरे कवि की आवाज लगाई। फिर हुआ वही प्रसंग कि दो परिचय भाई, बदले में कड़कती सी आवाज आई, सौगंध के बदले जोरों की दहाड़ लगाई और शुरू कर दी अपनी गवाही वीर के आगे। वीर रस के कवि, पैसे से हूं वीर कवि, पैसे से हूं वीर कवि और नाम मेरा है भूषण, डालता जान हूं मुर्दों में, बहवाता हूं रक्तूषण। आपने क्या क्या देखा जरा बताइए। अरे 100 शत्रु पर उस दिन वो एक अकेली भारी थी, 100 शत्रु पर उस दिन वो एक अकेली भारी थी, आन बान प्यारी थी उसको वो भारत की नारी थी। अरे 10 दिशाएं गूंजी उठी और गूंजा गगन हुंकारों से, पाताल धरती कांप उठे और कांपा नभ जयकारों से। बहुत बढ़िया। उसके भीषण सिंहनाद से इंद्र आदि सब डोल गए, ब्रह्मा विष्णु देख रहे थे लेकिन मुख नहीं खोल रहे। त्राही त्राही हे देवी त्राही की चारों ओर पुकार पड़ी, रानी लक्ष्मी मानो युद्ध में लड़ने को तैयार खड़ी, भाई लड़ने को तैयार खड़ी। बहुत बढ़िया। इतने में वकील की आवाज आई, इतने में वकील की आवाज आई, मिलोड बंद करवा दीजिए इनकी गवाही। ये कवि है कि कसाई, वीरस है ना, ये कवि है कि कसाई, कहां से कहां तक बात पहुंचाई, इनकी बात में जरा भी नहीं है सच्चाई। पुनः दूसरे कवि का आवाज लगाया। हुआ वही प्रसंग कि दो परिचय भाई, अर्दली आवाज लगाता है, गवाह प्रस्तुत हो, कवि प्रस्तुत हो, फिर तीसरे कवि पहुंचते हैं। बदले में एक शांत सी आवाज आई। घंटों तक की पूजा स्तुति, तब कहीं की अपनी प्रस्तुति। पेशे से हूं कवि वैरागी, कबीरदास है नाम मेरा, वर्तमान समय में महोदय गवाही देना है काम मेरा। कबीरदास जी जा पहुंचे। क्या देखा कबीरदास जी बताइए जरा। कबीरदास जी कह रहे हैं, उस देवी के आते ही वह देव सा बालक रो पड़ा, आंखें उसकी बंद थी मानो आंसू का झरना बह पड़ा, एक एक आंख से मानो 100 मोती गिरते थे, जैसे हिम के सुंदर झरने जोरों से हैं झरते थे। दुखी देख उस बाल अबोध को मानव जाति रो पड़ी, प्रकृति सारी रो रही कुछ रोने को तैयार खड़ी। आकर वहां पर इंद्रदेव ने अपने अश्क बहाए थे, धीर बंधा उस बालक का और यो फरमाए थे, हे बालक तू मत कर चिंता, यह चिता समान हो जाएगी, वैसे डरने की बात नहीं एक दिन सबको खाएगी। इतने में वकील की आवाज आई, ये तो मिलोड बंद करवा दीजिए इनकी गवाही, कभी हम भी सन्यासी ना हो जाएं भाई। पुनः दूसरे कवि को आवाज लगाई। एक छोटी सी एक मोटी सी आई वहां पर छाई। ये मेरी बहुत पुरानी की कविता है, इसको मैं प्रस्तुत किया। एक छोटी सी एक मोटी सी आई वहां पर छाई। क्या परिचय है जरा परिचय दीजिए भाई। पेशे से हूं हास्य कवि और शैल चतुर्वेदी है नाम मेरा, दूरदर्शन पर अभिनय, पूर्व काल की बात है, दूरदर्शन पर अभिनय और कविता रचना काम मेरा। आपने जरा क्या देखा जरा बताइए। उसको देख करके मजिस्ट्रेट का मन बहका और शुरू हो गई हास्य की फुड़झड़ियां भरी अदालत, मारने लगी किलकारियां। प्रभु जी, विज्ञ जनों, समस्त शिक्षक जनों, अदालत में उन कवियों को हंसता हुआ छोड़ करके मैं किस तरह से भाग निकला हूं। कविता नितांत अधूरी है, मैंने पूर्व में ही कहा था। इसके लिए, इसके निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता है, क्योंकि कवि पूरे 9 हैं और विषय 1 है।
इसलिए मैं देश के कोने कोने से सभी विज्ञजनों को निवेदन करूंगा, और आदरणीय भट्ट जी के पास में मेरा ईमेल है, मेरा व्हाट्सएप है, उनको प्रेषित आप कर देंगे कि कुछ मटेरियल आएगा। और अगली बार जब भट्ट जी मुझे आमंत्रित करेंगे, निश्चित रूप से सभी भाइयों के सहयोग से कविता का निर्माण चकाचक पूरा हो पाएगा। निवेदन करता हूं। बहुत अच्छा। ये एक अधूरी निर्माणाधीन कविता सुनाई मैंने। ईश्वर करे कि आपकी कविता जल्दी पूरी हो सर। बहुत सारे दर्शक आपका नंबर मांग रहे हैं आपकी विदेश यात्राओं से प्रभावित होकर के, तो वो भी आपके कंधों पर सवार होकर विदेश जाना चाहते हैं, तो आप तैयार रहिए सर। निसंदेह निसंदेह निसंदेह। ये कहिए कि अब वो समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। निश्चित रूप से समय समय पर वहां होने वाले सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी होता रहेगा मैं अवगत करा। यूरोप में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, इधर प्रशांत में, फिजी में क्या रहा, मैं जुड़ा हुआ हूं लगातार वहां। और जिस तरह का ये तो एक कार्यक्रम हमारा यहाँ चल रहा है अभी कनाडा में, अमृत बरार करके एक मित्र हैं बहुत अच्छे, रेडियो चैनल पर, जैसे कि हम कम्युनिटी रेडियो से जुड़े, उस रेडियो से भी जुड़े हैं, वहां पर भी कार्यक्रम अभी इस तरह से चल रहे हैं। हम अपने मित्रों को भी वहां कार्यक्रम करवा सकते हैं उसमें, जो इस तरह से हिंदी को लेकर के कार्य कर रहे हैं, या हिंदी नहीं भारतीय संस्कृति को लेकर के कार्य कर रहे हैं। सब चीज उसी के अंदर समाहित हो जाती है। जी सर। क्योंकि सर वैसे डायमंड अगर है, कोई चीज अगर है, वो चारों तरफ बिखरना चाहिए, जानी चाहिए वो चीज। जी जी। लेकिन सर डायमंड सही हाथों में पड़ना चाहिए। सब्जी वाले के हाथ में पड़ गया तो उसका बाट बना देगा सब्जी तोड़ने के लिए। नहीं, तभी तो मैं विज्ञापन की बात कह रहा हूं, तभी विज्ञापन की बात कह रहा हूं। सबसे पहले प्रसारण हो, और आज के टाइम पर ये कम्युनिकेशन, रेडियो प्रसारण, सोशल मीडिया इतना सुंदर माध्यम है, कोई भी खर्चा नहीं होता और इसमें प्रसारण कर सकते हैं। यहाँ जो हमने कम्युनिटी रेडियो से संबंध किया है, जो 15 दिन का कार्यक्रम है, क्योंकि उस कार्यक्रम को रेडियो से लाइव होगा, पूरे देश भर में 207 कम्युनिटी रेडियो है, उसके ऊपर प्रसारण होगा, फेसबुक से लाइव होगा, यूट्यूब पे लाइव होगा, ताकि उसका प्रचार प्रसार हो, सब लोग जुड़ करके उसको देख सके। मेरा ये मानना है। सर धन्यवाद सर। मैं आपके अभी हम कुछ कार्यक्रम के अंतिम क्षण की ओर है, एक सवाल आपसे पूछने की बड़ी उत्सुकता मेरे मन में है सर। आपका बायोडाटा मैंने पढ़ा तो बहुत सारे दर्जनों अवार्ड आपको मिले हैं सर, जिनको पढ़ना भी यहाँ पर संभव नहीं है, बहुत लंबा समय लगेगा अगर मैं उनकी लिस्ट पढ़ने लगूंगा। लेकिन मैं एक नाम जरूर पढ़ना चाहूंगा सर उसमें से, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि आपको 2020 में गांधी नोबेल शांति पुरस्कार मिला सर। तो ये सर, ये जो गांधी और नोबेल दोनों एक साथ कहाँ मिले सर, ये कैसे मिले, थोड़ा हमको भी बताइएगा दर्शकों। सर जी सर, गांधी पीस फाउंडेशन ये नेपाल की संस्था है जी। जिस तरह से नोबल दिया जाता है, जिस तरह से उस नोबल के बाद में इस तरह का नोबल, गांधी शांति नोबल देने वाली ये पहली संस्था है। गांधी जी के 150वीं जयंती पर इन्होंने सम्मान शुरू किया है। इन्होंने दुनिया भर से 150 लोगों को चुना, और भारत से इनका ही चुनने का तरीका अलग है, अपने क्राइटेरिया में अलग अलग चुनते हैं। भारत से जिसमें 5 लोग चुना, एक उत्तराखंड से, एक उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से और महाराष्ट्र। इनको फिर 50 लोगों का चयन पूरे विश्व में हुआ। इनको ये वर्चुअल सर्टिफिकेट है सर, क्योंकि कोरोना के कारण सब गड़बड़ हो गया। ब्रिटेन पार्लियामेंट हाउस में कार्यक्रम होना था, जो कि 11, 12, 13 2021 में जून महीने में पार्लियामेंट हाउस में होगा, ब्रिटेन में होगा। वहां ये सम्मान दिया जाएगा, और वहां इनमें से 5 लोग फिर चुने जाएंगे अलग से। ये सम्मान तो सबको गया, प्रमाण पत्र सबको गया, वो विशेष चुना जाएगा। उनके लिए एक कोई प्राइज रखा उन लोगों ने, वो कौन लोग हैं नहीं पता। इन सब लोगों को सिल्वर मेडल, 45 लोगों को सिल्वर मेडल दिया जाएगा, उन 5 को स्पेशल गोल्ड मेडल, पूरी दुनिया भर में से वो लोग। ये है हमारी शुभकामनाएं आपके साथ आपने हैं। तो इतना काम किया। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी, हृदय से आभार। तो असली मिलना चाहिए। धन्यवाद जी। मैं तो कहता हूँ सरस्वती आप लोगों के कंठ पर बैठे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, मैं तो ये कहूंगा सर इसके लिए जी। जी जी सर, हम उम्मीद करेंगे कि आपको एक दिन साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिले और हम बड़े फख्र से कह सकें
कि जय सर हो, हमारे जय शो हो, में आए जय थे, हो, साहित्य को नोबेल जय हो, मिला, जय हो, तो हमारे लिए जय बड़ा हो, गौरव जय का हो। पल होगा सर। निसंदेह, निसंदेह। ऐसा कहते हैं कि 24 घंटे में सरस्वती माँ एक बार कंठ पर, जिह्वा पर दूसरा विराजमान होती है। क्या कार्यक्रम पता जो वो मुझे समय फलीभूत होने का समय आ रहा जिन हो फॉलो किया, आपके मुखारविंद से। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, जो कर्मठ हैं ऐसा आप। होता है सर कि शुभकामनाएं काम करती है, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। निसंदेह, निसंदेह, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर रहेगा वास्तव में जी, ये तो हमेशा रहेंगी। तो बहुत अच्छा। मैं सर इस कार्यक्रम के समापन से पूछना चाहूंगा कि आप जोशी सर कुछ अपनी टिप्पणी दें आज के कार्यक्रम को लेकर, और फिर बगुड़ा नहीं जी नहीं, अगर कोई निश्चय में मैं तो यार, उनके आप पास। मुझे एम्बेरस मत करो, ठीक है, बहुत अच्छा। सतीश मेरे बहुत पुराने जानकार लोगों में से हैं। मैं इनकी कर्मठता को जानता हूँ, और फक्र होता है थोड़ा सा कि लगे हुए हैं, और खूब काम कर रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सफलता मिलने पर रुको मत, आगे बढ़ो, मार्ग में कई और सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। जी जी, धन्यवाद जी, मुझे धन्यवाद जी। बगुड़ा जी कुछ कहना चाहिए? हाँ, मुझे एक किस्सा याद आ गया। शास्त्री जी ने भी कहा ना कि आदमी की वाणी में कभी कभी सरस्वती वास करती है, और वो जो जी बोलता है सब निकल जाता है। तो मैं जोशी जी को किस्सा बता रहा हूँ, शास्त्री जी को भी। जब हम पिछले साल जब नेपाल यात्रा पे गए थे, तो माना यह जाता है कि नेपाल की जो अर्थव्यवस्था थोड़ा कमजोर है भारत के मुकाबले में। जी तो हमारे जो भटजी हैं, थोड़ा सा इनको अच्छा नहीं लगा। तो इनको इन्होंने कहा कि मैं नेपाल की अर्थव्यवस्था में कुछ मदद करना चाहता हूँ। इनके मुंह से ऐसे ही निकल गया। जी और उस दिन रास्ते में इनका चालान हो गया, नेपाल पुलिस ने चालान कर दिया। और ये क्या नेपाल की बात है, क्या अर्थव्यवस्था बात में है। 1,000 रुपए का योगदान करके आए थे। नहीं सर, मैं तो पूरे पूरे नेपाल और भूटान की यात्रा कार से मैंने की, और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस से की। आप इस बात को जानते हैं कि बगैर डीएल के मैं नेपाल भूटान कार लेके गया। तो मेरे जैसा विलक्षण आदमी दूसरा मिलना बहुत मुश्किल है। तो हम कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं सर, समय हमारा हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। शास्त्री सर, आप कुछ अंतिम संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहें, या कोई कविता सुनाना चाहें, तो आपका स्वागत है। एक सिद्धांत है, एक कथानक है, जी सबके पास 24 घंटे होते हैं। हम जी किस विधि से उनका प्रयोग करते हैं, बस जी केवल हमें इस बात पर मनन करना है। मैं जी जी अपने देश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूं, ऐसा भाव मान जी करके उसको चलना, अहंकार नहीं, अहंकार रहित ढंग से ये भाव मान करके चलना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से चरैवेति का सिद्धांत सार्थक होगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। सर, जी हमारे शो में लगातार टिप्पणियां आ रही हैं आपके लिए। आपका फोन नंबर भी हमारे दर्शक हैं हरीशचंद भट्ट जी वो मांग रहे हैं, तो आप उनको जी, टिप्पणी में दे दीजिएगा। मोहन चौहान जी हमारे निसंदेह, नियमित निसंदेह। दोस्त हैं, और वो हमारे शो में रहे भी हैं। उनका कहना है कि आज का कार्यक्रम मेरी पहुंच से ऊपर था शायद। तो चौहान सर, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि हर आदमी की समझ अलग अलग होती है, और मुझे उम्मीद है कि आप आज आपका अच्छा मनोरंजन निश्चित रूप से हुआ होगा। कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा। जी जी, बउआ जी कुछ कह रहे थे? चौहान जी, असल में इनके घर में रिपेयर काम चल रहा है, तो ये आजकल हाँ नीचे जी वाले सर। कमरे में बैठे हैं। इनका घर 2 मंजिला मकान है, ऊपर वाले कमरे में बैठ के देखें। तो थोड़ा चौहान जी, मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा रस परिवर्तन था, क्योंकि रोज एक से कार्यक्रम से दर्शक जो है थोड़ा सा विविधता चाह रहे थे। तो आज शास्त्री जी के आने से रस परिवर्तन हुआ, और खासकर जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं उनको मार्गदर्शन मिला होगा आज कि किस तरह से फिजी और दूसरे देशों की यात्रा वो कर सकते हैं आदरणीय शास्त्री जी के साथ। हमारे रोज के जो दर्शक हैं सर, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। उसमें राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं जो नियमित हमारे साथ रहते हैं, मोहन चौहान जी हैं, फरीदा शोक जी हैं, रजनीकांत शुक्ला जी हैं, मनीषा टिकादार जी हैं, और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, हरीशचंद भट्ट जी हैं। ये वंदना चौहान जी उत्तर क्या दे रही है? देख हमारे रही हूँ भट्ट जी कश्मीर आंसर। से जावेद इकबाल हैं, वो लगातार एक लंबी लिस्ट है, लगातार परमार साहब है, अर्जुन पवार जी हैं, ध्रुव नायक जी हैं, हमारे चौहान साहब हैं, पंकज ध्यानी जी हैं,
ज्योति गांधी जी हैं, अंजना पंत जी हैं, कविता मैठाणी जी हैं, पंकज ध्यानी फिर से हैं, विधान देव रॉय हैं, बंगाल से या उड़ीसा से हैं, तो बहुत दानचंद देवराय वहां से होंगे, असम सारे से। लोगों से सरता लोग यहाँ मेरे साथ में भी जुड़े हुए हैं। जी हैं, तो जी ये लगातार, हाँ आसाम से हैं, बहुत हैं दिल्ली से जी। आपकी पार्टियों भी देख रहे होंगे, तो ये फरीदा शौक मैडम ने कमेंट किया कि टुडेज प्रोग्राम फुल ऑफ ह्यूमर, बोगड़ा जी इज एडिंग ब्यूटी टू द शो। क्या बात है, बधाई। बहुत सुंदर। चलो अच्छी बात है कि कम से कम किसी दर्शक के अगली बार जब लाल चौक आएंगे तो कहुआ कविता जी के साथ पियेंगे। मैं पिछली बार कहूँगा, कहुआ बहुत अच्छा लगता है। वास्तव में बहुत अच्छा लगा सही में। तो अभी याद देंगे सर। वंदना मैम का जवाब आया है अनूप। वंदना मैम ने लिखा अनूप जलोटा किसी प्रश्न का, इसका किसी प्रश्न का उत्तर लिखा अनूप जलोटा। कौन से प्रश्न का आंसर लिखा है उन्होंने, वंदना मैम ने। हम उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। तो शास्त्री सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप शो में आए। और मैं चाहूंगा कि शो में सर आज एक बड़ी दुखद खबर आई है अभी कि हमारे जो रंग कर्म के जो दादा साहब फाल्के कहे जाते हैं, इब्राहिम हल्का जी, वो नहीं रहे। ये बहुत ही दुखद समाचार है आज का। 94 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है, इब्राहिम हल्का जी ने। और पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया के रंगमंच के फलक पर उनका नाम बहुत सम्मान के साथ, बहुत अदब के साथ लिया जाता है। तो हम भी शो के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके परिजन इस दुख को सहन कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं आप सबका बहुत बहुत फिर से आभारी हूँ। और कल शाम ठीक 7 बजे हम एक नए मेहमान के साथ, एक नए विलक्षण सरकारी लेकिन असरकारी शिक्षक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम हो, नमन हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।